हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 15। एंड आज के जो हमारे टॉपिक होंगे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट हम आज रेनफॉल वाला जो टॉपिक है ज्योग्राफी में उसको कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ह्यूमिडिटी की अगर हम डेफिनेशन समझे, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में कंसीडर करें, देखिए एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर बेसिकली हर जगह प्रेजेंट होता है, उसी को ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ड आपने सुना होगा, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर में प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर, वाटर ड्रॉप या फिर आइस पार्टिकल्स, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर। और ह्यूमिडिटी में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी का मतलब अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें, इंडिया में राइट नाउ मई के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और भयंकर वाली गर्मी बढ़ती है जून में। और हम ये वर्ड डेफिनेटली सुनते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम समझे कि अगर किसी के घर में एसी नहीं है और वहाँ कूलर लगे हुए हैं, तो आप सुनते होंगे कि भाई कूलर भी जवाब दे जाते हैं, कूलर के सामने बैठकर भी हमें स्वेट आता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। अब ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ती है इसको हम समझते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है एक तरह से टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी भी क्या ज़्यादा होगी, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो अपने साथ क्या करेगा, या इसको ऐसे समझो, ये है आपकी अर्थ, ठीक है। और इक्वेटर वाले बेल्ट पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता था, हमने जब प्रीवियस सेशन में समझा था, तो एयर ऊपर की ओर उठती थी और वाटर वेपर को अपने साथ ले जाती थी, ठीक है। इस कंडीशन में भी यही होगा, ठीक है। वेपोराइजेशन हमें देखने को मिलेगा, मतलब वाटर वेपर इंक्रीज होंगे, और वाटर वेपर जब इंक्रीज होंगे तो वो ऊपर जाएंगे, ऊपर ये डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाएंगे, और डस्ट पार्टिकल से अटैच होकर ये क्या बना देंगे, यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन बना देंगे। और क्लाउड का फॉर्मेशन जब होगा, और फिर अगर ये कंडीशन बनती है कि मान लो कि इस क्लाउड में 100 ड्रॉप्स आ सकती हैं वाटर की, ठीक है। अब 100 ड्रॉप से अगर एक्सीड कर जाएंगी, मान लो 150 ड्रॉप्स हो गई, तो हमें क्या देखने को मिलता है? रेनफॉल देखने को मिलता है। बट अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे जी। जस्ट आपको मैंने शॉर्ट में समझाया कि ह्यूमिडिटी में क्या होता है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे अच्छा, टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। इसको इस तरह से समझो। अच्छा, वेपोराइजेशन को मैंने भी आपको समझाया कि वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आप इवेपोरेशन समझ लो, एक ही बात है। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली आती होगी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम इवेपोरेशन कहाँ पर होता है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये जो बीच वाली लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, जो जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इसके ठीक 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 10 डिग्री साउथ पे हमें ज़्यादा इवेपोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं। अच्छा, अगर एक कंडीशन आपसे यहाँ से पूछी जाए कि ये तो हो गया, चलो हमने इवेपोरेशन समझा कि इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ। अगर मान लो कि आपसे लैंड और ओशियन का अलग से पूछ लिया, ठीक है, तो ध्यान रखना ओशियन के केस में क्या होगा, ये एक्सीड कर जाएगा या फिर एक्सटेंड कर जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। लैंड में ये इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अभी एक एक डेफिनेशन हम और समझते हैं कि एयर कैपेसिटी क्या होती है। अब एयर कैपेसिटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि एयर कितना वाटर वेपर ऑब्जर्व कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं? एयर कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी में हमने एक चीज़ समझी कि वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम इसको फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में पढ़ें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। या फिर आप इसको एक अदर डेफिनेशन में भी कंसिडर कर सकते हो, पर यूनिट एरिया में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट समझिए। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायर ऑन इट्स टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक पॉइंट पर मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पर, वीडियो को पॉज करके पहले मेरा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर एक है हॉट एयर और एक है कोल्ड एयर, ठीक है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हॉट एयर में मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, या फिर कोल्ड एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी?
ऑब्वियसली हॉट एयर में होगी। अभी हमने समझा ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो हॉट एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और वही क्या करेगी, हमारे जितने भी वाटर वेपर्स होंगे उनको ऊपर लेकर जाएगी, और ऊपर लेकर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉप्स में और ये बरसना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। द टर्म स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज अप्लाइड टू एक्सप्रेस द रेशियो वेट ऑफ वाटर वेपर टू द वेट ऑफ मॉइस्चर एयर। ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर वेपर। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ह्यूमिडिटी में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझना है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है हमारा प्रेसिपिटेशन का प्रोसीजर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, ये एक रेशो है। ठीक है, रेशो तो आपको निकालना आता होगा मैथ में। अब रेशो को हम किस तरह से इसमें निकालते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर, कितना वाटर वेपर हमारा एक्चुअली में प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो प्रेजेंट ह्यूमिडिटी, जितनी हमारी अभी एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम अमाउंट डेट द एयर कैन होल्ड ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब कितनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एयर होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैं यहाँ पर आर एच लिख रहा हूँ, लेकिन इसको आर एच से डिफाइन नहीं करते, आर एच फिर हमारा ब्लड में कंसिडर होता है बायोलॉजी में, बट जस्ट मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको आर एच नहीं लिखते। ठीक है, आर एच आपको पता ही होगा, बायोलॉजी में हम ब्लड में इसको यूज़ करते हैं, ब्लड निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है। अब इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट ह्यूमिडिटी मान लो कि हमारी यहाँ पर 50 है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, 150। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये जो क्लाउड है, ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इसकी कितनी है, 150। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट ह्यूमिडिटी कितनी है, 50। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1/3, और 3 को अगर आप 100 से कट करोगे तो 33.3% आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 33.3%। अब ये कंडीशन है यहाँ पर कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है तभी हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, अब 100% कैसे होगी, जब प्रेजेंट ह्यूमिडिटी कितनी होगी, मान लो यहाँ पर 150 होगी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है, 150, तो 150 से 150 कैंसिल, तो क्या रह गया, 100 रह गया। ठीक है, तो 100 जब हमारा आ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। ठीक है, और इसी कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ही प्रेसिपिटेशन हमारा होता है। ठीक है, और बस इतना समझ लो, सैचुरेटेड एयर में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है, 100%। और जब भी सैचुरेटेड एयर की कंडीशन बनेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर कम ही होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर इक्वेटर पे अगर ज़्यादा है और एयर ऊपर की ओर जा रही है वाटर वेपर कैरी करके, तो ऊपर जाके तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा माइनस में। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, यहाँ 50 है तो यहाँ पर हमारे को 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, कम ही होगा टेम्परेचर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंडीशन में जहाँ पर सैचुरेटेड एयर होगी, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा और उसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर ड्रॉप में। और जब वाटर वेपर कन्वर्ट होगा हमारा वाटर ड्रॉप में, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। यहाँ पर समझिए सैचुरेशन पॉइंट में, और जब कंडेंसेशन होगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो ये वाटर वेपर जा रहा है और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वाटर वेपर कन्वर्ट होगा वाटर ड्रॉप में, और यहाँ पर जब ये कंडीशन आएगी ना, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। और जहाँ पर ड्यू पॉइंट की कंडीशन बनती है वहाँ पर हमारा कंडेंसेशन होने लग जाता है। ठीक है जी, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप में। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%, मतलब जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तभी हमारा बेसिकली ये फिनोमिना देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए ड्यू पॉइंट मैंने आपको बताया, ड्यू पॉइंट क्या होता है कि जब वाटर वेपर, जस्ट सेकेंड, जब हमारा वाटर वेपर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पर ये वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं।
ठीक है। और ये इस 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ह्यूमिडिटी को हम मेज़र करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से, हाइग्रोमीटर से। और हैग्रोग्राफ क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ग्राफ बनाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी राउंड द क्लॉक। ठीक है, ये स्टैटिक इन्फो में आप याद रख सकते हो। अभी हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इसको हम प्रीवियस सेशंस में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और एवेपोरेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, लिक्विड को गैस में बदलना, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और 6-7 में आ जाता है, नहीं 8-9 में आता होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन को देखो, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बात करें, जितना भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसका अर्थ उसको ऐसे समझो कि वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉप में बनेगा, ठीक है, जितना भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ठीक है, वो पहले वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ, देन वो अर्थ की सरफेस पे गिरा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। मतलब वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वाटर ड्रॉप में, देन वो हमारी अर्थ सरफेस पे गिरा, बोले तो रेनफॉल हुई। इसी को ही हमने क्या बोला, प्रेसिपिटेशन। बट यहाँ पर रेनफॉल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रेनफॉल होती है कई जगह, स्नोफॉल होती है ना, कई जगह हमारी हेल फॉल होती है, तो इसको हम समझेंगे। ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन कहा जाता है जब इस तरह का हमें फिनोमिना देखने को मिलता है कि वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वाटर ड्रॉप में, देन हमें यहाँ पर रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन इसका देखने को मिला। ठीक है, अब इसको आप इजी लैंग्वेज में भी कंसीडर कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन वाटर वेपर इन डिफरेंट टाइप, ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड हेयरफॉल, हेलफॉल, हेयरफॉल नहीं हेलफॉल। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर हम रेनफॉल को सबसे पहले समझेंगे। रेनफॉल क्या होता है, देखिए अब रेनफॉल क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, या फिर अगर इसको हम कहें फॉल डाउन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर का गिरना इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप, और इसको हम क्या कहेंगे, रेनफॉल कहेंगे। अब रेनफॉल कैसे होता है, इसको अगर हम समझें, वाटर वेपर है, अब वाटर वेपर क्या होगा, मान लो कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना हमारी अर्थ पे, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर वेपर क्या करेगा, ऊपर की ओर जाना शुरू होगा। ठीक है, जब ऊपर की ओर जाना शुरू होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वाटर ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है, जब वाटर ड्रॉप बनेगा, अब वाटर ड्रॉप बनता कैसे है, ये जब वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल से जब अटैच हो जाते हैं तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्लाउड हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझिए, क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है तो क्लाउड के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर मान लो कि क्लाउड की कैपेसिटी है 100 ड्रॉप्स की। ठीक है, अब 100 ड्रॉप्स की कैपेसिटी है तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कंडीशन बन जाएगी कि रेनफॉल आएगी, जैसे हमें लगता है ना कि अगर हम बाहर जाते हैं, ठंडा ठंडा सा मौसम चल रहा होता है और एकदम से ब्लैक हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, काली घटा छा जाती है। ठीक है, हमें लगता है कि आज बरसात होगी, बट बरसात एक्चुअली में होती नहीं, या हल्की फुल्की सी बरसात होती है। तो वो तभी होती है कि क्लाउड में जितनी ड्रॉप की कैपेसिटी है उतनी ड्रॉप्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, अगर इससे ज़्यादा होगी तभी हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर 150 ड्रॉप्स हो गई, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स, तब हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, रेनफॉल कैसे होती है अभी हमने समझा, वाटर वेपर ऊपर गया, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ, देन हमें रेनफॉल देखने को मिली। ठीक है, ये तो हुआ इजी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब थ्रू कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन को अगर मैं समझाऊं, इसकी 2 कंडीशन है, इस 2 कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना। एक कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या थी कि एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, सैचुरेशन पॉइंट में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तब जाकर हमें ये कंडीशन बनती हुई दिखेगी। सेकंड कंडीशन क्या है, ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हमारा बहुत कम हो जाएगा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो डस्ट पार्टिकल के अराउंड यहाँ पर एटमॉस्फेयर से मतलब ये वाटर वेपर अटैच हो जाएंगे, और इसी को बेसिकली हम क्या क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, मैंने आपको ये इजी लैंग्वेज में समझाया। इसको अगर हम डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, और एक कंडीशन मैंने आपको बताई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हमारी 100% हो जाती है। ठीक है जी, तो 2 कंडीशन में हमारे को यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
चलिए ये हम नेक्स्ट में कवर करते हैं रेनफॉल के जो फर्दर टाइप्स हैं। इस स्नोफॉल को हम बाद में समझेंगे, पहले हम रेनफॉल को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में सबसे पहले आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम समझते हैं। अब कन्वेक्शन क्या होता है इस डायग्राम में हम समझते हैं। देखो अब यहाँ पर मान लो कि ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे कि हर जगह एक ही पॉइंट हमारा डिस्कस हो रहा है। प्रीवियस सेशन में भी हमने बहुत बार डिस्कस करा था कि एयर ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर मेनली हमारा इक्वेटर वाले जोन में ही कम होता है। इक्वेटोरियल बेल्ट जो होती है वहाँ पर ही हमारा टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि सनरेज यहाँ पर परपेंडिकुलर होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब एयर ऊपर की ओर गई, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लेगी, वाटर वेपर लेगी, ठीक है। और ड्यू टू अफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर हमें क्या देखने को मिला, कन्वेक्शन देखने को मिला, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है कि एयर का ऊपर की ओर जाना, ठीक है। और एयर जब ऊपर जाएगी तो अपने साथ वाटर वेपर ले जाएगी, और वाटर वेपर जब डस्ट पार्टिकल से मिलेंगे, ये मैं डस्ट पार्टिकल लिख रहा हूँ डीपी, ठीक है, डब्ल्यू से क्या है, वाटर वेपर है। और जब ये मिलेंगे तो क्या बना देंगे, क्लाउड बना देंगे। और जैसी क्लाउड बनाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब क्लाउड से हमें रेनफॉल होती हुई दिखेगी, ठीक है। और ये जो कन्वेक्शन रेनफॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, इक्वेटोरियल जोन में, ठीक है। अब इक्वेटोरियल जोन में कन्वेक्शन रेनफॉल क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे समझो कि पूरा दिन, पूरे साल हमें यहाँ पर इस जोन में रेनफॉल होती हुई दिखती है, ठीक है। और ये टाइम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, 2 से 3 के बीच में रेनफॉल मैक्सिमम होती है, यहाँ पर 4 बजे ख़त्म हो जाती है। या फिर आप ऐसे समझो 1 से 4 PM के बीच में यहाँ पर इक्वेटर पे हर रोज़ वर्षा होती है। और उसका रीज़न क्या है, कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो अपने साथ वाटर वेपर को ऊपर ले जाएगा, और एक कंडीशन आएगी तो रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी। और अच्छा एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ये जो लैटिट्यूड है, अब हमने समझा कि ये लैटिट्यूड जो लाइन है इक्वेटर वाली, इसको हम किस तरह देखते हैं, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री क्या है लैटिट्यूड की, ठीक है। अब लो लैटिट्यूड है, तो लो लैटिट्यूड पर प्रेसिपिटेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेसिपिटेशन हुआ ना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लो लैटिट्यूड पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाई लैटिट्यूड पे मान लो कि यहाँ पर अगर हम पोल वाली जगह बात करें, तो पोल पर जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, तो यहाँ तो हमें कोई ऐसा कंडीशन बनती हुई नहीं दिखेगी, तो यहाँ रेनफॉल नहीं होती, बहुत कम होती नहीं वैसे तो, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो ये प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है मानसून वाले टाइम में। और वैसे हर दिन वर्षा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 4 PM मैक्सिमम होती है, 2 से 3 के बीच में, और 4 बजे मैक्सिमम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये है हमारा कन्वेक्शन रेनफॉल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक पॉइंट, इसको आप देख लेना, जितना मैंने आपको समझाया इट्स मोर देन इनफ, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर देखो ये आपको माउंटेन देखने को मिल रहा है, और मान लो कि ये है हमारा प्यारा भारत। वैसे हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, बट अभी ड्राइंग में मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब आप इतना जानते हैं कि यहाँ पर है अरेबियन सागर, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ है अरेबियन सागर, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बस इतना इसको याद रखना, मैं अभी यहाँ पर आऊँगा इस कंडीशन पे। अभी इसको यहाँ पर ध्यान से समझो, ये एक माउंटेन है। अब माउंटेन में अभी हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से एयर ऊपर की ओर जाती हुई दिखती हैं। और इतना तो मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता ही चुका हूँ, अगर वर्टिकली एयर ऊपर जाती है तो उसको हम एयर करंट कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जाती हैं तो हम उसको विंड कहते हैं, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि माउंटेन के साथ लगते लगते एक एयर क्या करती है, स्टीप स्लूप ले लेते हैं, और स्लूप लेते लेते ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती हैं एयर। जब एयर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करेंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट ऐसा आया मान लो कि यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर एयर पहुँचकर वाटर वेपर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप में, और यहाँ पर भयंकर वर्षा देखने को मिलती है सिर्फ इस जोन में।
अब ये वाले माउंटेन वाले जोन में तो वर्षा हो रही है, ठीक है, मतलब रेनफॉल हो रही है, और ये वाला जो माउंटेन वाला जोन है इधर वाला पार्ट, यहाँ पर हमें वर्षा होती नहीं दिख रही, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह की कंडीशन क्यों बनती है, इसको ध्यान से समझो। ये एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जहां पर क्लाउड नहीं बनेंगे, ठीक है, और क्लाउड मैक्सिमम चलो यहाँ पर बन भी गए तो यहाँ बहुत ही मिनिमम रेनफॉल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एयर नीचे की ओर उतरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और नीचे की ओर उतरना शुरू होंगी क्योंकि मैक्सिमम टू अगर नीचे की ओर जाएंगी तो रेनफॉल नहीं होगा। ये तो हमने प्रीवियस सेशन में बहुत बार अच्छे से डिस्कस करा था कि अगर मान लो कि हमारा टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट में भी हमने समझा था। तो यहाँ पर हमारी जो रेनफॉल है वो होती हुई नहीं दिखेंगी, और इसी जोन को हम क्या कहते हैं, लीवार्ड, या फिर यहाँ पर देखिए रेन शेडो रीजन भी इसको कहा जाता है, या तो फिर लीवार्ड कहा जाता है या फिर रेन शेडो रीजन, ठीक है। और जहाँ पर हमारे को रेनफॉल होती हुई दिखती है, मतलब एयर धीरे 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 एक स्टीप स्लोप लेते हुए ऊपर की ओर गई, और यहाँ पर एक हमें कंडीशन देखने को मिली कि कंडेंसेशन हुआ, वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में, और इस जोन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, विंडवार्ड, ठीक है। यहाँ होगा कंडेंसेशन, और यहाँ हमें कंडेंसेशन नहीं होता दिखेगा, मतलब रेनफॉल यहाँ पर नहीं होती दिखेगी। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पर इंडिया का मैप क्यों कंसीडर करवाया था, देखो ये है अरेबियन सी। अब अरेबियन सी की वजह से ये जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, यहाँ पर भी ये फिनोमिना हमें होता हुआ दिखता होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर वाला आपका रीजन है, महाबलेश्वर, ठीक है, यहाँ पर तो रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, 600 सेंटीमीटर के आसपास। अब महाबलेश्वर के बिल्कुल साथ लगता है पुणे, ठीक है। अब पुणे में वर्षा होती है कितनी, महाबलेश्वर के साथ नहीं है, ऐसे समझ लो कि जो पुणे है वो कौन से जोन में आता है, लीवार्ड जोन में, और महाबलेश्वर कौन से जोन में आता है, विंडवार्ड जोन में। तो महाबलेश्वर में तो रेनफॉल होती है कितनी, 600 सेंटीमीटर, और पुणे में कंपैरेटिवली कितनी होती है, बहुत कम, ये लगा लो आप 70 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे इंडिया में भी बनती है, इधर से बे ऑफ बंगाल से भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो इसके आसपास के एरिया यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, और कंपैरेटिवली जहाँ पर मान लो ली वार्ड बनता होगा वहाँ पर हमें रेनफॉल होती नहीं दिखती, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये बेसिकली जो जो एयर का ऊपर चढ़ना, इस तरह से एक स्टीप स्लूप लेना, इसको हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो ये एयर ऊपर चढ़ रही है माउंटेन के सारे धीरे धीरे धीरे, इसको हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड पार्ट है, इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इंडियन ज्योग्राफी के लिए हम कुछ छोड़ देते हैं। और इसको आप ऐसे समझ लो, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो साइक्लोन की वजह से हमें रेनफॉल होती हुई दिखती है, ठीक है। और या फिर इसको आप कहो सडन रेनफॉल जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। या इसको ऐसे करो, इंडियन ज्योग्राफी में नहीं, हम साइक्लोन एक अच्छे से अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिया में नहीं, ये हम अलग से साइक्लोन वाला जो टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा रेनफॉल। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा क्लाउड्स का, एंड उसके बाद एयर मास, देन हम साइक्लोन वाला पार्ट कवर करेंगे, देन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, जो हमने अभी समझा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम कंडीशन समझेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने समझा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एक पॉइंट समझाऊंगा कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट तो खैर हमने समझ ही लिया कि वाटर वेपर जब कन्वर्ट होते हैं ड्रॉप्स में, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। और एक हमारा हेल स्टॉर्म होता है। अब हेल स्टॉर्म क्या होता है, इसको समझो अच्छे से, हेल फॉल लिख लो या हेल स्टॉर्म लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस से जैसी एयर ऊपर की ओर गई, एयर ऊपर की ओर जाती है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि वर्टिकली जब एयर ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, एयर करंट कहते हैं। और मान लो कि यहाँ पर कहीं पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और जब ये एयर ऊपर की ओर जाएंगी तो अपने साथ वाटर वेपर लेकर जाएंगी, ठीक है। तो मान लो कि ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं इनके साथ जाकर वाटर वेपर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और जब वाटर वेपर अटैच होंगे तो यहाँ पर एक हमें कंसेंट्रिक लेयर देखने को मिलेंगी। कंसेंट्रिक लेयर क्या होती है, ये जो प्रोसेस है ये हमें बार बार देखने को मिलेगा, मतलब जब ये एयर ऊपर की ओर जाएंगी और ये जो यहाँ पर एक तरह से आइस बनती हुई हमें दिख रही है, हिल्स बनते हुए दिख रहे हैं। हिल्स किसको कहा जाता है हिंदी में, ओलो को, ठीक है। तो जो ये
आइस अटैच हो जाती है इनके साथ, ये बार बार जब प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, इसको कंसेंट्रिक लेयर कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो ड्रॉप्स होंगी या ये जो आइस के ये या फिर हेल्स होंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ज़्यादा होंगे तो ये हमें नीचे गिरते हुए दिखेंगे। और ये प्रोसेस तब होता है जब आप ऐसे समझ लो कि रेनफॉल भी हो रही है और साथ साथ हमें आइस भी देखने को मिल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल फॉल, ठीक है, या फिर हेल स्टॉर्म। ठीक है, मतलब रेनफॉल भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, साथ साथ हमें आइस भी देखने को मिल रही है। और ये आइस कैसे गिरती है हेल 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 स्टॉर्म में, जब हमारा एयर करंट मतलब एयर ऊपर की ओर गई, कंसेंट्रिक लेयर मतलब विंड, यहाँ ठंडी विंड चल रही है, ठीक है, उससे क्या होगी, ये अटैच हो गए जाकर पार्टिकल्स, ठीक है, सॉरी वाटर वेपर जब अटैच हुए, तो जब बार बार ये रिपीट हुआ प्रोसेस, देन यहाँ पर ये बड़े हो जाएंगे हिल्स, और ये फिर नीचे की ओर गिरते हुए दिखेंगे। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ पर बनती है और कब बनती है? ये कंडीशन बनती है जब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से, फ्रीजिंग पॉइंट तो समझते हो ना आप, 0 डिग्री को कहा जाता है। 0 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर, मान लो कि 4 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है, 4 डिग्री के आसपास जब सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तब जाकर हमें ये कंडीशन बनती हुई दिखती है, ठीक है, हिल स्टॉर्म वाली। और ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे लाइक एस हरियाणा में, पंजाब में, कई बार आप सुनते होंगे हरियाणा में हेल स्टॉर्म हुए हैं, मतलब ओले गिरे हैं, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ वाले जोन में तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, कई बार राजस्थान में भी हम सुनते हैं कि राजस्थान में भी ओले गिरे, मध्य प्रदेश में। तो ये तब हो पाता है जब बेसिकली एक बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता है, और ये कंसेंट्रिक लेयर इसको कहा जाता है, ठीक है, हैविंग कंसेंट्रिक लेयर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, व्हेन रेन ड्रॉप पासेस थ्रू लो टेम्परेचर विंड इट कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है, यही हमने समझा, इसको हम क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म। अब हम समझेंगे स्नोफॉल क्या होती है। अब स्नोफॉल होगी जब फ्रीजिंग टेम्परेचर से या फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर हो जाएगा माइनस में, मतलब हमें देखने को मिलेगा माइनस में टेम्परेचर। मान लो यहाँ पर -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हमें स्नोफॉल होती हुई दिखेंगी। और ये कंडीशन बनती है मेनली माउंटेन या फिर हिली एरियाज़ में, लाइक जैसे शिमला में हो गई, ठीक है, कश्मीर वैली, जो हमें कश्मीर की वैली है वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, जो बेसिकली हिली और माउंटेन एरिया, यहाँ पर स्नोफॉल होती है। अब स्नोफॉल जब होती है तो आपने देखा होगा कि कॉटन की फॉर्म में ये ड्रॉप्स गिरती हैं, ठीक है ना, फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ कॉटन। और यहाँ पर होता क्या है, इसको ऐसे समझो, अभी हमने समझा कि वाटर वेपर कन्वर्ट होते थे वाटर ड्रॉप में, तो रेनफॉल होती थी। यहाँ पर क्या होगा कि वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे आइस में, तब जाकर हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे समझ लो कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब जाकर ये हमें स्नोफॉल इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो कि ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट में हमने क्या समझा था कि वाटर वेपर कन्वर्ट होते हैं वाटर ड्रॉप में, जब बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा ड्यू पॉइंट से, ठीक है, तब जाकर हमें ये प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम होगा हाई एलिवेशन एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया माउंटेन्स और हिली एरियाज में होगा, हाई एलिवेशन में ये आपको होता हुआ दिखेगा। वाटर वेपर डायरेक्टली इनटू स्नो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इन द फॉर्म ऑफ कॉटन ये हमें गिरते हुए दिखते हैं। अच्छा, एक हमने पढ़ा था स्लीट स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में। अब स्लीट क्या होता है, इसको भी ये मैंने अभी आपको समझाया ना कि जो हेल फॉल वर्सेस जो हमारी रेनफॉल होती है, इसी को बेसिकली स्लीट कहते हैं। हेल फॉल वर्सेस सॉरी हेल वॉल प्लस वर्सेस नहीं, हेल फॉल वर्सेस रेनफॉल, इसी को ही हम स्लीट कहते हैं, ठीक है। ये मेनली कहाँ होती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वाले जोन में ज़्यादा हमें हेल स्टोन देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियस सेशन में कि स्नो लाइन क्या होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिमाचल प्रदेश से होंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश में मान लो कि जैसे या फिर आप चंडीगढ़ वाले जोन में रहते होंगे। अब आप चंडीगढ़ में रहते हो तो ऑब्वियसली आप कसोली जाते रहते होंगे। अब कसोली में क्या होता है कि ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, भयंकर वाली ठंड होती है, ठीक है। स्नो बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ शिमला, तो आपको जनवरी के टाइम में
स्नो देखने को मिलती है, या फिर उससे भी ऊपर जाओ, ठीक है, कुल्लू वाले रीजन में जाओ, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, या फिर उससे ऊपर जाओ आप चंबा वाले रीजन में, ठीक है। आई थिंक मैं कभी हिमाचल गया हूँ नहीं हूँ इतना, बट जितना मेरे को पता है, अगर आप बिल्कुल टॉप पर चले जाओ, मान लो कि आपने चंबा चले गए, तो वहाँ पर आपको एक स्नो देखने को मिलती है। स्नो लाइन क्या होती है, मान लो कि ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसी लाइन है कि इसके ऊपर ऊपर जो हिली एरियाज होंगे, यहाँ पर ये आपको स्नो देखने को मिलेगी, और इसके नीचे नीचे आपको स्नो देखने को नहीं मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं, ठीक है। एक हमने वर्ड यहाँ पर सुनते हैं राइन, इसको राइन, राइम, RHIME, ठीक है। राइम क्या होता है, ये ना मेनली हमें कनाडा में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि स्नो लाइक एस जैसे पॉइंटेड कॉलम्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। पॉइंटेड कॉलम्स, ठीक है, लाइक एस जैसे मान लो कि कोई पिलर है, तो पिलर पे ये स्नो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइम बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन में हमने कंडीशन समझी थी एक लैटिट्यूड वाली, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन, तो कौन कौन से फैक्टर प्रेसिपिटेशन को अफेक्ट करते हैं। एक तो हमने समझा कि लैटिट्यूड वाला, अगर हम जोन समझे तो लैटिट्यूड वाले जोन में हमने एक चीज़ समझी कि हाई प्रेसिपिटेशन कहाँ होगा, 0 डिग्री पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जितना टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, उतना ही ये वाटर वेपर ऊपर की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर वाले जोन में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपने याद रखना है कि लो लैटिट्यूड जितना होगा, वहाँ पर हमें हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और कंडीशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ओशियन और कॉन्टिनेंट में मान लो कि ये एक लैंड सरफेस है, और इस तरह से यहाँ पर पानी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मान लो ये ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पर है सूरज, मतलब बोले तो सन। अब सन से जो रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर लैंड पर ये ऐसी रेडिएशंस पड़ रही हैं, तो वाटर वेपर कहाँ से बेसिकली ज़्यादा जाएगा, ऊपर, यहाँ से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो रेनफॉल होती है उसका मैक्सिमम या रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ओशियंस, 81% के आसपास, ठीक है। और लैंड कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, 19%। रेनफॉल कितना होता है लैंड की वजह से, 19%। ओशियन की वजह से कितना होता है, 81%, ठीक है। या फिर इसको आप फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन समझ सकते हो, या फिर कंडीशन समझ सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद है एक माउंटेन्स के ऊपर, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक स्टीप स्लूप ले जाते हैं, और स्टीप स्लूप लेने के बाद एक ऐसा जोन आ जाता है कि यहाँ पर रेन नहीं होती, ये वाला जोन, ठीक है। और यहाँ वाले जोन में ज़्यादा हमारे को रेन देखने को मिलती है। इसको हम ली वार्ड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, विंड वार्ड कहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट रह गया जस्ट, आर्टिफिशियल रेन। अब आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होती है, अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, जैसे ये ऊपर जाएंगे तो ये वाटर ड्रॉप्स में बदल जाते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स में मान लो कि यहाँ पर प्रेजेंट होंगे डस्ट पार्टिकल, इनके साथ ये जाकर वाटर वेपर अटैच हो जाते हैं, तो ये वाटर ड्रॉप्स में बदल जाते हैं, और इसी को बेसिकली हम क्लाउड का फॉर्मेशन कहते हैं, इन अ सिंपल लैंग्वेज। अब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, मान लो कि यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स की कैपेसिटी थी 100, और यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स बने हैं 80। क्या यहाँ पर रेनफॉल होगा, नहीं होगा, ठीक है। लोग परेशान हो जाएंगे, जैसे कई जोन में कहते हैं ना कि रेन नहीं हो रही तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनको लॉस भी हो जाता है। या मान लो कि यहाँ पर हम रेन की कंडीशन बनाना चाहते हैं, और क्लाउड्स में अभी के लिए 80 ड्रॉप्स प्रेजेंट हैं, और हमें कितनी चाहिए, 100 प्लस चाहिए, तभी रेनफॉल की कंडीशन होगी, तभी हमें रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या होता है कि एरोप्लेन से स्प्रे करा जाता है CO2 सॉलिड, मतलब सॉलिड CO2 का, इसको हम ड्राई भी कहते हैं, ड्राई पाउडर या फिर ड्राई आइस, ठीक है। जब इसका हम स्प्रे करते हैं तब ये रेनफॉल की एक्टिविटी बनते हुए दिखती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वाटर वेपर पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, और रेन ड्रॉप पार्टिकल, ऑब्वियसली रेन ड्रॉप पार्टिकल्स भी बढ़ जाएंगे, और इस कंडीशन में हमें रेनफॉल होती हुई दिखती है। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल। या फिर एक यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड,
ठीक है, इस कंडीशन में भी हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। अब आर्टिफिशियल रेनफॉल को आप ऐसे मत समझ लेना कि भाई आप छत पर जाकर आपने पाइप चला दिया और नीचे खड़े होकर आप कह रहे हो कि आर्टिफिशियल रेनफॉल, ये मूवीज़ में होता है। लेकिन अगर हम रियलिटी में आर्टिफिशियल रेनफॉल की बात करते हैं तो हम क्लाउड्स में वाटर ड्रॉप्स के पार्टिकल्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल होती हुई दिखती है। ये दो कंडीशन में होता है, एक तो हम सॉलिड आइस बोले तो CO2, जो CO2 सॉलिड है इसको स्प्रे कर दें, ठीक है, और या फिर सिल्वर आयोडाइड की मात्रा बढ़ा दें। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किसने यूज़ करा था, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। CO2 वाला, जो सॉलिड CO2 वाला था, ड्राई आइस था, इसको आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड यूज़ किया गया था। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करा गया था 1946 में, और दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक का नाम था विंसेंट और एक का नाम था लैंगमिर। इनको एक बार सर्च कर लेना, कंप्लीट नाम मुझे याद नहीं है, विंसेंट एंड लैंगमिर, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने 4300 मीटर की हाइट पर जाकर 3 kg CO2 स्प्रे करा था, तब जाकर आर्टिफिशियल रेनफॉल हमें देखने को मिली थी। ठीक है, और ये सिल्वर आयोडाइड का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी 1946 में हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था, बी वोनेगेट के द्वारा। ठीक है जी, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से कवर करेंगे फोग, मिस्ट, स्मोग, और इनसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाउड्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्लाउड्स वाला टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। और ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी हमने अच्छे से समझा था कि कोस्टल एरिया में जो रेनफॉल है या फिर ओशियन में रेनफॉल ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली लैंड मास, और ओशियन में कितनी होती है 81%। या ओशियन रिस्पॉन्सिबल होते हैं 81% रेनफॉल कराने में, और लैंड मास 19%। ये याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, अगर हम इक्वेटर पे देखें तो रेनफॉल ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। पोल्स में टेम्परेचर इक्वेटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पोल्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस वजह से इक्वेटर वाले जोन में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, इवन रोजाना ही रेनफॉल होती है। और ये रेनफॉल होती है हमारी 1 to 4 PM के इन बिटवीन, और मैक्सिमम होती है 2 से लेकर 3 PM तक। ठीक है जी, 2 to 3 PM। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा अगर आपको नहीं आएगा। ये लैटिट्यूड है, ठीक है, इक्वेटर वाला ही मान लो। अब मान लो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ होगा, 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 यहाँ पर टेम्परेचर कुछ होगा। क्या ऐसी कंडीशन होगी, ये आप मुझे नेक्स्ट सेशन में बताओगे, और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड्स, और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट सेशन में अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये सेशन में जितना भी हमने कवर किया है वो समझ में आया होगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट करना, वहाँ पर आंसर दूंगा। अगर इन केस आपको कोई टॉपिक ही नहीं समझ आया तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में ही आपको वो टॉपिक समझा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।